हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए जो बीए थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स हैं और उसमें जो आप लोगों का हिस्ट्री का सब्जेक्ट है ना, तो उसमें आपका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, तो उसके मैं 2 यूनिट आपके लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेज आते रहते हैं या वो फ़ोन करके कहते हैं कि सर कुछ हिस्ट्री, हिंदी या पॉलिटिकल साइंस या सोशलॉजी, जो भी उनके पास 3-3 सब्जेक्ट्स होते हैं कॉम्बिनेशन उनका, तो उसमें भी कुछ करवा दीजिए। तो मैंने कल जो है हिस्ट्री का, पॉलिटिकल हिस्ट्री का 2020 का हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने कल पेपर सॉल्व करवाया था। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो, मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और सब्सक्राइब करने के बाद स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। मेरी प्लेलिस्ट में ही ये सारी वीडियो आपको मिलेंगी। हिंदी में भी मैं 2020 के दोनों क्वेश्चन पेपर करवा चुका हूँ, दोनों सब्जेक्ट के। और 2019 का जो है मैं आपको कोरवी लोक काव्य जो आपका सब्जेक्ट है वो भी मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। तो कुछ बच्चों का ये भी सजेशन था मेरे को कि सर यूनिट वाइज भी करवा दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ यूनिट वाइज भी करवा दीजिए। तो मैंने यूनिट वाइज भी कुछ 600-700 क्वेश्चंस का अरेंजमेंट किया है, तो जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इसमें मैं 2 यूनिट आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें कि 161 क्वेश्चन हैं। तो देखिए, जैसा भी प्रयास हो पा रहा है मेरे से, मैं आपके लिए वो सब संभव करने की कोशिश कर रहा हूं कि लॉकडाउन लगा हुआ है, आप घर में स्वस्थ रहें, सेफ्टी से रहें और अपना अच्छे से रहें, घर पर ही अपना स्टडी करते रहें, ठीक है ना। तो बाकी मैंने पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, या आपका हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, तो ये आपके जो 5-6 सब्जेक्ट्स है, ये मैंने आपको धीरे धीरे सारे ही करवाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी, ठीक है, और आपको जो यूनिट वाइज भी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलिएगा स्टडी करते हैं। इसमें 2 यूनिट हैं आपकी, है ना, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है। 3 पेपर होते हैं आपके, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारा करवाने की इसमें, ठीक है। तो आप 2020 का क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप वो भी जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड हाई रखेंगे और सीधा आंसर पे फोकस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है अगर हम ऑप्शन पढ़ने लगते हैं तो क्वेश्चन 1 है आपका कि भारत में ब्रिटिश कंपनी की सफलता का प्रमुख कारण क्या था। तो तीनों ही कारण थे कि ब्रिटिश सरकार का समर्थन और ब्रिटिश माल की उच्च श्रेणी और ब्रिटिश नौसैनिक उच्चता। तो ये ऑप्शन डी आपका सही है कि तीनों ही कारण थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण के लिए प्रथम सुस्पष्ट कार्यवाही निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो वो है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। वर्ष 1757 की प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किसको हराकर अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में मजबूत करी। तो वो था बंगाल का नवाब, ठीक है, सिराजुद्दौला को, ठीक। चलिए, वर्ष 1760 ईस्वी में किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रेंच सेना को हराकर उनकी शक्ति को भारत में प्राय समाप्त कर दिया। तो वो थी वांडी वॉश की लड़ाई। वर्ष 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया। तो जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला को, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को और बंगाल के नवाब मीर कासिम को, ठीक है। तो तीनों को संयुक्त रूप से हरा दिया था। बंगाल में दोहरे शासन की पद्धति को किसने मान्यता दी।
तो वो दी थी शाह आलम द्वितीय द्वारा की गई संधि सन 1765 ईस्वी में। 18वें शतक में, या कह सकते हैं 18वीं शताब्दी में, भारत में लड़े गए युद्धों को, है ना, युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा, यानी टाइम के हिसाब से पहला कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ। तो ऑप्शन बी सही है कि पहले अंबर युद्ध हुआ, फिर उसके बाद प्लासी युद्ध हुआ, फिर वादी वाश युद्ध हुआ और फिर बक्सर युद्ध हुआ। ठीक है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो वो था हैदराबाद का निजाम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन ए कि अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करी। ठीक है। नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो वो था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। ठीक है। चलिए नीचे कुछ मैचिंग के आ जाते हैं, है ना। तो ये मैं आपको बता देता हूं जो मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन में जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, 3-4 मैचिंग आपको आएंगे। कल के क्वेश्चन पेपर में भी मैंने आपको करवाए थे। तो मैचिंग में आपको बता देता हूं क्योंकि वो पिछले पेज पर है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्या है कि जो आपका, क्योंकि वो पिछले पेज पर है, तो सन 1757 ईस्वी में जो हुआ था तो वो प्लासी का युद्ध ही हुआ था। ठीक है। उसके बाद है बी सन 1764 ईस्वी में जो हुआ था वो बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है। सी है सन 1776 ईस्वी, तो उसमें पुरंदर संधि हुई थी 1776 में। और डी है 1782, तो उसमें सालबाई की संधि हुई थी। ठीक है ना। इन सभी संधियों का हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सादत खान बुरहान उल मुल्क। ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1773 का विनिमय अधिनियम रेगुलेटिंग पारित किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट जो हैं वो इसके सही हैं। ठीक है। कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनस्थ क्षेत्रों के प्रशासन पर पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित करने के लिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए और भारत में प्रशासन की द्वित्व प्रणाली समाप्त करने के लिए। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया था और वे बाद में बक्सर युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो वो थे शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था हेस्टिंग्स। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन फ्रेंच कंपनी का जनक था? तो वो था कोलबर्ट। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण थे? तो देखिए इसमें ऑप्शन सी सही है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले फ्रांसीसी नौसेना का दुर्बल होना, और 3 नंबर फ्रांसीसी कंपनी का ध्यान व्यापार से हटाकर उपनिवेश की स्थापना में लग गया जिससे उन्हें धन की कमी हो गई।
और फोर्थ है, फ्रांसीसियों के पास केवल एक महत्वपूर्ण स्थान पौंडीचेरी था, जबकि अंग्रेजों के आधिपत्य में कलकत्ता, बंबई और मद्रास जैसे महत्वपूर्ण स्थान थे। ठीक है, चलिए 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों अगर ये कुछ आपको क्लियर ना दिखाई दे ना तो आप अपना जो है मेगापिक्सल इंक्रीज कर लीजिएगा। 3 डॉट होते हैं वीडियो के ऊपर, उनको प्रेस करिएगा। ठीक है, आपको जो है आपके मोबाइल में मेगापिक्सल आ जाएगा, तो आप मेगापिक्सल बढ़ा लीजिएगा, तो ये आपको जो क्वालिटी जो है वर्ड्स जो हैं वो और ज़्यादा दिखाई देंगे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को दिखाई नहीं देता है, तो बच्चे कहते हैं कि ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, तो आप अपना मेगापिक्सल बढ़ा लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा ये होता है कि नेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए लोग कम मेगापिक्सल पर देखते हैं। तो अगर वाईफाई होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर मोबाइल में ही नेट है तो उसमें थोड़ा सा आपका नेट ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए सेकंड और फोर्थ नंबर सत्य हैं कि सिराजुद्दौला ने कंपनियों के अधिकारियों द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किए जाने पर आपत्ति जताई, और 4 नंबर की 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में पूर्वी भारत में कंपनी की विजयों को पूर्ण कर दिया गया और उनके प्रभावों में वृद्धि की गई थी। ठीक है, बक्सर के युद्ध का कारण क्या था। तो बक्सर के युद्ध का कारण था कि मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध शाह आलम सेकंड तथा शुजाउद्दौला का सहयोग किया था। ठीक है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का सहयोगी निम्नलिखित में से कौन था। तो वो था आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शाह आलम सेकंड। ठीक है, शाह आलम सेकंड। निम्नलिखित में से कौन उपसंघ का सहभागी नहीं था। मीर जाफर। निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। वो था मेजर मुनरो। लॉर्ड क्लाइव द्वारा संतुत द्वैत सरकार में क्या उपबंधित था। तो वो था आपका ऑप्शन बी सही है कि कंपनी राजकोषीय मामलों को देखेगी और शेष सभी मामले भारतीय शासकों द्वारा निपटाए जाएंगे। सहायक संधि का लक्ष्य क्या था। तो 1, 3 और 4 नंबर ऑप्शन डी सही है कि देश की नेपोलियन से रक्षा और भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण में वृद्धि, और 4 की स्थानीय शासकों की शक्ति छीनना। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा 18वीं शताब्दी में भारत के मूल शासकों से की गई संधियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो वो है ऑप्शन सी कि मंगलोर की संधि अनवरुद्दीन। ठीक है, ये सही नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक क्रियाकलाप अंततः निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त हुई। चार्टर एक्ट 1833। निम्नलिखित को कालानुक्रम में लगाइए। तो देखिए ऑप्शन डी आपका सही है। क्या है कि पहला मैसूर युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध, फिर उसके बाद 2 नंबर पहला बर्मा युद्ध, और फिर 4 नंबर है ना अफगान युद्ध। ठीक है, तो ये आपका सही मैचिंग है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में मैचिंग वाले। अब देखिए 2 कथन आपको दिए हैं, एक तो कथन दे रखा है और उसका कारण दे रखा है कि प्लासी के युद्ध के बाद अर्ध शताब्दी में बंगाल की अपूर्व समृद्धि को गंभीर धक्का लगा
और इसका कारण क्या था कि कपास से निर्मित माल जो भारत से निर्यात की प्रमुख वस्तु थी के उत्पादन में भारत के अन्य भागों में बहुत वृद्धि हुई, जबकि बंगाल में इसमें कमी आई। तो मतलब कि कथन तो सही है, ऑप्शन सी ध्यान से देखिएगा, कथन तो सही है लेकिन जो उसका कारण है, आर है ना, रीजन, वो गलत है। ठीक है। ऐसे ही आपका कि बंगाल में सिराजुद्दौला के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की अनुज्ञा के बिना कलकत्ता में किलाबंदी करनी शुरू कर दी, और कारण था कि चंद्रनगर में तैनात फ्रांसीसियों से युद्ध के पूर्वानुमान में इंग्लिश कंपनी ने सम्राट शाह आलम सेकंड से पहले ही अनुज्ञा ले ली थी। इसमें भी ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, कि ए सही है, मतलब कि कथन तो सही है लेकिन जो उसका रीजन है, कारण है, वो गलत है। ठीक है, चलिए ठीक। 31 है, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में शाह आलम सेकंड शुजाउद्दौला के साथ शामिल हुआ। कारण क्या दिया है, रीजन, शुजाउद्दौला के राज्य क्षेत्रों पर अंग्रेजों द्वारा आक्रमण करने में मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसमें भी जो आपका कथन जो है वो तो सही है लेकिन जो कारण है वो आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो फिर से देखिए आपका बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें सिर्फ 2 और 3 जो हैं वो सही हैं। तो आपसे पूछा कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय है ना, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, स्थगित किया गया। और 3 नंबर की भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू की गई। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्री रंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके तहत, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इतिहास में इसका रोल। तो देखिए 3 ऑप्शन सी करेक्ट है, 1 और 2 और 4, कि टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, और 2 कि टीपू को 30 लाख पौंड युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, और 4 अपने 2 बेटों को ब्रिटिश बंधक स्वरूप देना पड़ा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको ध्यान से स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, अंग्रेजों के सहयोग से मीर कासिम बंगाल के नवाब बने, परंतु बाद में मीर जाफर को किस कारण पुनः नियुक्त किया गया। तो सी सही है कि मीर कासिम अंग्रेजों से लड़ा क्योंकि वे आंतरिक व्यवसाय कानूनों को तोड़ रहे थे, जिसके कारणवश मीर कासिम की आय में भारी कमी आ गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था। तो वो था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया। तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, पिंडारियों का दमन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को है। तो वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स टीपू सुल्तान की राजधानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो थी श्रीरंगम, जिसका पूरा नाम था श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, इसमें से कौन अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। तो वो था टीपू सुल्तान। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसकी थी। वो थी बाजीराव द्वितीय की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन बी कि द्वितीय मैसूर युद्ध हैदर अली और
अंग्रेजों के बीच लड़ा गया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ना तो ए सही है, ना बी सही है और ना ही सी सही है। ठीक है ना? तो आप कथन देख लीजिएगा, इनमें से कोई सा भी जो कथन है वो सही नहीं है। ठीक है? मंगलोर की संधि के संदर्भ में या संबंध में कौन सा कथन निम्नलिखित में से सत्य है? तो पहला और दूसरा कि इस संधि में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई और यह संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच संपन्न हुई। ठीक है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो वो था टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण। ठीक है? अब ये है 47 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित पेशवाओं का जो सही क्रम है वो क्या है। तो देखिए, 1 2 3 4 पहला सही दे रखा है क्वेश्चन में कि बाजीराव प्रथम, माधवराव, नारायण राव और बाजीराव द्वितीय। ठीक है? उसके बाद 48 जो है वो फिर से देखिए मैचिंग है, तो ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर। तो आंसर भी देखिए दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर बी कि जो भोंसले है वो नागपुर से संबंधित थे, जो गायकवाड़ है वो बड़ौदा से संबंधित थे, जो होलकर है वो इंदौर से संबंधित थे और जो सिंधिया हैं वो ग्वालियर से संबंधित थे। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं मैचिंग वाले। उसके बाद देखिए फिर से मैचिंग है, तो अगले पेज पर है, देखिए मैचिंग मैं आपको बता देता हूं, ये आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है? ऑप्शन बी कि जो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो एक्स लॉ शॉपेल की संधि से संबंधित है। उसके बाद है आपका बी तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो वो पेरिस की संधि से संबंधित है। सी है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो वो मंगलोर की संधि से संबंधित है। और डी है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो वो बड़गांव का समझौता से संबंधित है। ठीक है? चलिए 50 क्वेश्चन फिर से वही आ गया है मैचिंग। तो देखिए सामने स्क्रीन पर आंसर भी आ गया और आपको आसानी रहेगी कि जो पुरंदर की संधि थी वो शिवाजी व जयसिंह है ना, एवं जयसिंह। उसके बाद है अलीगढ़ की संधि, तो वो बंगाल का नवाब एवं रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद सी है बनारस की संधि, तो वो था अवध का नवाब और हेस्टिंग्स। और डी है बेसिन की संधि, तो वह है बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया है वही सही है। ठीक है? चलिए 51 तृतीय कर्नाटक युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है? तो देखिए सी नंबर यानी कि 2 नंबर और 3 नंबर जो है वो सही है। क्या है कि इस युद्ध में फ्रांसीसी नौसेना का नेतृत्व एडमिरल डी एक ने, ठीक है, किया था। और तीसरा नंबर है कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात फ्रांसीसियों ने हैदराबाद पर पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है? चलिए 52 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है आपका केवल बी ऑप्शन करेक्ट है ना, केवल तीसरा नंबर कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजय करने के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ठीक है? ये वाला आपका सही है। चलिए 53 नंबर है आपका। तो 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने
अंततः मराठा पेशवा को पदच्युत कर, पदच्युत मतलब कि उसके अधिकार से उसको हटा दिया, उसको जो पद दिया था उसके पद से उसको गिरा दिया, ठीक है, उसका पद खत्म कर दिया। तो उसके क्षेत्रों पर कब्जा करके उसे दूरस्थ स्थान पर भेजा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका इसमें, हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई? वह है लॉर्ड वेलेजली। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? प्रथम मैसूर युद्ध। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया था? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। चलिए देखिए, फिर से मैचिंग आ गया है, तो फिर से देखते हैं। मैचिंग के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत आएंगे, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है ना, कि जो आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध है वो पेरिस की संधि से संबंधित है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से संबंधित है। उसके बाद है आपका प्रथम मराठा युद्ध, वो सालबाई की संधि से। और उसके बाद डी है आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो वो लाहौर की संधि से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध एक संधि द्वारा समाप्त हुआ था, वह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है यान दाबू की संधि, ठीक है, यान दाबू की संधि। जब पानीपत का तीसरा यानी तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? तो वो था बालाजी बाजीराव। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति निम्नलिखित में से किस संधि में हुई? वो थी देवगांव की संधि। मराठों के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो वो चारों ही कारण उत्तरदायी थे कि पानीपत के युद्ध तृतीय युद्ध में पराजय, राष्ट्रीय आदर्श का परित्याग, दोषपूर्ण सैन्य संगठन और देशी शक्तियों से शत्रुता। निम्नलिखित में से किसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा संघ का निर्माण किया? वो थे पेशवा। मराठा साम्राज्य का पतन हो गया पानीपत के तृतीय युद्ध से। बेसिन की संधि जो 1802 ईस्वी में हुई, किनके बीच हस्ताक्षर हुए? वो हुए बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका है? यह है लॉर्ड मैकेले का, ठीक है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? वो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, ठीक है। लॉर्ड एम हर्स्ट के पश्चात भारत में गवर्नर जनरल बनकर कौन आया? तो वो आया विलियम बेंटिंग, ठीक है। निम्नलिखित ब्रिटिश गवर्नरों को कालाक्रमानुसार लगाइए, मतलब जो पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो ये जो क्वेश्चन में दे रखा है यही करेक्ट है कि पहले मैकाले, फिर उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, उसके बाद लॉर्ड मैकेंजी, उसके बाद विलियम बेंटिंग, ठीक है। विलियम बेंटिंग भारत में गवर्नर जनरल बनकर कब आया? वो आया जुलाई 1828 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों को कब स्मरण पत्र में प्रतिपादित किया? 2 फरवरी 1835 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था?
तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बेंटिंक ने 1835 में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। कहाँ रखी थी? कलकत्ता में। ठीक है। बेंटिंक अपने समय का था कहर उदारवादी। ठीक है। चार्टर एक्ट कब पारित किया गया? देखिए चार्टर एक्ट है ना 1833 में। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसकी स्थापना की गई कलकत्ता में। बेंटिंक के काल में बनी ग्रैंड ट्रंक रोड मिलाती है जो जीटी रोड है ना, तो वो दिल्ली से कलकत्ता। ठीक है, दिल्ली से कलकत्ता। लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बनकर कब आया? 1848 ईस्वी में। राज्य अपहरण नीति जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, ठीक है, का निम्नलिखित में से कौन महान समर्थक था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? वो था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के उत्तराधिकार हरण सिद्धांत, ठीक है, उत्तराधिकार हरण सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सी रियासत बनी? ठीक है, तो वो बनी थी सतारा। ठीक है। अफगानिस्तान के संबंध में अकर्मता की नीति किसने अपनाई? सर जॉन लॉरेंस ने। कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1857 में। मुंबई में थाना तक रेलवे लाइन कब बिछाई गई? 1853 में। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब में किस राजा को पराजित किया? राजा दलीप सिंह। अवध को कंपनी साम्राज्य में कब मिलाया गया? 13 फरवरी 1856 में। किसके शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा का आरंभ हुआ? डलहौजी। डलहौजी ने बर्मा पर कब आक्रमण किया? 1852 में। कंपनी के विभिन्न प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना किसके समय में हुई? तो वो हुई थी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए। पीगू या लोअर बर्मा को डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया? 1852 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। सतारा राज्य को अंग्रेजी राज्य में डलहौजी ने कब विलय किया? 1848 ईस्वी में। झांसी राज्य को डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया? 1853 ईस्वी में। पंजाब का विलय कब किया गया? 29 मार्च 1849 को। बर्मा का द्वितीय युद्ध हुआ 1852 में। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक कि आपकी यूनिट फर्स्ट थी, है ना। अब इसी वीडियो में मैं यूनिट सेकंड भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, लगभग 63 या 64 क्वेश्चन ही है। अंग्रेजों ने रैयत बाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में। ठीक है। रैयत बाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी, थॉमस मुनरो ने की गई थी। निम्नलिखित में से किसके साथ वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किया? जमींदारों के साथ। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के तहत
कृषकों को भूमि पर से अधिकार छोड़ना पड़ा, तो वो था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए वो है ऑप्शन नंबर सी, है ना। आप तीनों स्टडी कर लीजिएगा बच्चे, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, है ना। चलिए स्क्रीन पे आपके सामने है, पॉज करके आप देख लीजिएगा। महालवारी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ? तो वो हुआ ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त जो परमानेंट सेटलमेंट है वो लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। भारत में औपनिवेशिक काल में निम्नलिखित में से किसे परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो वो किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में फार्मिंग सिस्टम किस वर्ष लागू किया? वो किया सन 1772 ईस्वी में। ठीक है, मुंबई में रेतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू करी? वो करी एल फिंस्टन ने। स्थायी बंदोबस्त का लगान कितना था? 8/9 भाग। मद्रास और बंबई के अतिरिक्त रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया, देखिए असम, कुर्ग और बरार तीनों में, है ना, या सभी में। बंबई प्रेसिडेंसी में रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया? देखिए बंबई प्रेसिडेंसी में तो एल्फिंस्ट ने, चैपलिन ने और विंगेट ने तीनों ने ही किया था। उत्तर भारत में महालवारी व्यवस्था को लागू करने में किसकी मुख्य भूमिका रही? मैकेंजी की, मार्टिन की, है ना। तो इन दोनों की रही थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़े थे। वो पड़े थे 1865 से 1867 के बीच। राजपूताना क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, तो वो पड़ा था 1868 से 1870 के बीच में। ठीक है, पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत, बंगाल, बर्मा और मद्रास, ठीक है, सॉरी मद्रास और संयुक्त प्रांत को अपनी चपेट में लेने वाला सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा? वो पड़ा 1896 से 1897 में। ठीक है, फिर से देखिए मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है आपका यूनिट 2 में। उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है कि जो 1857 का विद्रोह है वो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित है। ठीक है, बंग विभाजन जो था आपका लॉर्ड कर्जन से संबंधित। स्थानीय सब शासन है वो लॉर्ड रिपन से संबंधित। और जॉर्ज पंचम की यात्रा लॉर्ड हॉर्डिंग यात्रा से संबंधित है। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में कब समाप्त हुआ? 1858 में। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? उधम सिंह। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी, आप सब जानते ही होंगे, मेरठ से। 1857 के विद्रोह के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किससे? ह्यूरोज का। ठीक है, ह्यूरोज से सामना हुआ। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? वो था महारानी विक्टोरिया। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? भारत का संगठित और शक्तिशाली होना। लखनऊ जो पहले अवध में था में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
ठीक है, तो वो किया था बेगम हजरत महल ने। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह, ठीक है, द्वितीय था, उसने मृत्यु पर्यंत अपना निर्वासित जीवन निम्न में से किस स्थान पर व्यतीत किया? रंगून में। 1857 की क्रांति को किस भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहकर पुकारा गया? तो वो किया वीडी सावरकर ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया? चंद्रशेखर आजाद ने। 1857 की क्रांति का कौन सा परिणाम नहीं था? भारतीय को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। 1858 के अधिनियम के माध्यम से भारत में अंग्रेजी शासन के नियंत्रण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम क्यों कहा जाता है? देखिए, तीनों ही कारण हैं कि इस क्रांति का संबंध किसी एक संप्रदाय से नहीं था। यह क्रांति अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए थी और इसमें राजा, सैनिक, जनता सभी ने भाग लिया था। तो तीनों ही कारण थे। वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा 1857 की क्रांति में से कौन सा नेता सर्वाधिक सक्रिय रहा? वो रहा तात्या टोपे। ठीक है, 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण था, वो था आंदोलनकारियों के नेतृत्व, लक्ष्य और संगठन का अभाव था। 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ? हुआ बैरकपुर में। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम दिया गया। किसे? जीनत महल को। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के विषय में निम्नलिखित कथनों के बारे में आपको बताना है कि कौन से सही हैं। तो 1 और 3 नंबर सही है कि इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था, और तीसरा कि बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने जनरल हर्षी पर गोली चलाई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत में ब्रिटिश स्वामित्व का प्रशासन किस वर्ष अपने हाथ में ले लिया? 1858 में। ठीक है, फिर आपको निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। पहला है 4 नंबर यानी सिपाही विद्रोह, फिर है आपका 2 नंबर यानी संथाल विद्रोह, और फिर है आपका 3 नंबर यानी कि दंकन दंगे, और फिर है आपका 1 नंबर यानी कि नील विद्रोह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो वो हुआ नील उपद्रव। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको बताना है। फिर से देखिए मैचिंग आ गया है, ये आपको एग्जाम में बड़े दुखी करेंगे मैचिंग वाले, तो इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो यानी जो मोपला विद्रोह था वो केरल से ही संबंधित था, पावना विद्रोह था वो बंगाल से संबंधित था, एका आंदोलन था वो अवध से संबंधित था, और जो बिरसा मुंडा विद्रोह था वो बिहार से संबंधित था। ठीक है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा। निम्नलिखित महिला शासकों के उनके राज्यों और राजधानियों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, फिर से मैचिंग आ गया है। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। ठीक है, यानी जो रानी दुर्गावती थी वो गढ़मंडला की थी,
उसके बाद महारानी अहिल्याबाई जो थी वो होलकर राज्य की थी। उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी की थी, आप सभी जानते ही हैं। और जो बेगम रजिया सुल्तान थी वो दिल्ली से संबंधित थी। ठीक है, चलिए। मार्च 1858 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी करी? वो करी सर ह्यू रोज ने। ठीक, चलिए, मैचिंग आ गया फिर से। तो इसका ऑप्शन नंबर बता देता हूं आपको, डी करेक्ट है। ठीक है, कैसे कि जो कच्छ विद्रोह है तो वो राज भारमल से संबंधित है। ठीक है, खासी विद्रोह जो है वो तीरथ सिंह से संबंधित है। रोमोसी विद्रोह चित्तूर सिंह से संबंधित है। और संथाल विद्रोह जो है वो कान्हू तथा सिद्धू से संबंधित है। ठीक है, 1857 के बाद निम्नलिखित में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? वो है लॉर्ड कैनिंग। 1857 का स्वाधीनता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी? वो लिखी वीर सावरकर ने। ठीक है, चलिए, फिर से कथन और कारण आ गया कि 1857 का विद्रोह अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का भारतीयों का प्रथम महान प्रयास था। ठीक है, जिन सैनिकों ने विद्रोह किया वे राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थे। तो कथन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकाल जो है वो गलत है? तो वो है आपका घेरे की संधि। ठीक है, घेरे की संधि 1858 तक, तो ये जो थी ये गलत है। ठीक है, चलिए, किसके नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने देशी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाई? वो था डुप्ले। किन विजयों ने बंगाल पर अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण को स्थापित कर दिया? देखिए, तीनों ही सत्य हैं। अकार के युद्ध में विजय, प्लासी के युद्ध में विजय और बक्सर के युद्ध में विजय, तो तीनों ही सही हैं। ठीक है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? वो हुई 1765 में। अब प्रयागराज नाम है। फिर से देखिए, मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो संधि हुई किस वर्ष में हुई? तो जो आपका इलाहाबाद की संधि हुई वो 1765 में हुई। देखिए, ऊपर वाला ही क्वेश्चन था, 150 है ना। उसके बाद जो बनारस की संधि हुई वो 1773 में हुई। उसके बाद है आपका फैजाबाद की संधि हुई 1765 में हुई, सॉरी 1775 में हुई। और उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई वो 1792 में हुई, एक नंबर में। ठीक है, सालबाई की संधि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1782 में हुई वो किसका परिणाम थी? वो थी आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1775 से 82। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है पेशवा को पूना की संधि के लिए बाध्य किया गया 13 जून 1817 को। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने युद्ध व संधि द्वारा राज्यों को पूर्ण अपने नियंत्रण में कर लिया, तो वो कर लिया 1818 के मध्य तक। ठीक है, होलकर ने सहायता संधि की थी 6 जनवरी 1818 को। डैश ने जनवरी 1818 में जोधपुर राज्य के साथ संधि की, वो करी मेटकॉफ। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बाढ़ में राजपूत राज्यों की स्वतंत्रता बह गई। ऐसा हुआ राज्यों के द्वारा की गई संधियों के कारण। ठीक है, डैश ने मध्य भारत तथा काठियावाड़ की रियासतों पर अपने आधिपत्य की स्थापना करी, वो थी लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, रॉबर्ट बेंटिंग ने अनेक रियासतों का अंत किया, तो ये आपको मैचिंग करनी है। ठीक है, चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है ना।
तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो करेक्ट है। ठीक, चलिए, तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो ही आपका करेक्ट है। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आंसर आपके सामने है। ठीक है, चलिए 160 है कि ऑकलैंड ने जिन रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिलाया उनके नाम और वर्ष में असत्य कथन छांटिए। तो वो है आपका कोलाबा 1839। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति अपने चरम विकास पर पहुंची। वो पहुंची लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है बच्चों, वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, लगभग 50 मिनट की जो है वो हो गई है। तो इसके बाद की यूनिट जो है वो मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं ना, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और आपके जो है सोशियोलॉजी हैं, तो मैं आपको जो है ये प्रोवाइड कराता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो अपना जो फ्रेंड सर्कल है, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा, ताकि अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपके माध्यम से आपके फ्रेंड्स भी जो हैं वो इसका बेनिफिट ले सके। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। ठीक है बच्चों, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।